आज शगुन ने सबके सामने अपने ही पति दक्ष के हाथ से पानी का गिलास छीनकर जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में इतनी जोर से कहा, तुम्हारी हैसियत ही क्या है दक्ष? मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तुमसे शादी करना थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। रिश्तेदारों की नजरें दक्ष पर टिक गई, लेकिन उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह इस अपमान का दर्द बहुत पहले से सहने की आदत बना चुका हो। किसी को नहीं पता था कि जिस इंसान को सब गरीब, निकम्मा और बेकार समझ रहे थे, उसके पास ऐसा सच था जो सामने आते ही सबकी जिंदगी बदल देने वाला था। लेकिन उस सच तक पहुंचने से पहले किस्मत ने दक्ष को इतना दर्द दिया था कि पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। करीब 1 साल पहले की बात थी। छोटे से गांव में रहने वाला दक्ष अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिट्टी के एक पुराने घर में रहता था। घर की दीवारें टूटी हुई थी, बरसात में छत टपकती थी और कई बार तो रात भर दोनों माँ बेटे भीगते रहते थे। माँ हमेशा कहती, बेटा, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन किसी का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। दक्ष मुस्कुराकर माँ के पैर दबाता और कहता, एक दिन मैं आपको सारी खुशियाँ दूंगा माँ। माँ उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द दक्ष से कभी नहीं छिपता था। उसी गांव में रहती थी शगुन। वह बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी और अपने पिता की एक लौती बेटी थी। उसके पिता गांव के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। शगुन बचपन से ऐशो आराम में पली थी, इसलिए उसे पैसों की कीमत से ज्यादा पैसों का घमंड था। उसके लिए इंसान की पहचान उसके दिल से नहीं, बल्कि उसकी जेब से होती थी। वह अक्सर कहती, गरीब लोग सिर्फ बोझ होते हैं। उनके पास सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की औकात नहीं होती। एक दिन गांव के मंदिर में सावन का मेला लगा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि अचानक भगदड़ मच गई। शगुन का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। तभी किसी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। वह दक्ष था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना शगुन को बचा लिया, लेकिन खुद सीढ़ियों से गिरकर उसके हाथ और कंधे पर गहरी चोट लग गई। शगुन एक पल के लिए घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने दक्ष के फटे हुए कपड़ों को देखा और बिना धन्यवाद कहे सिर्फ इतना बोली, अपनी औकात में रहा करो, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। यह कहकर वह वहां से चली गई। दक्ष ने उसके जाते हुए कदमों को देखा और बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे बुरा जरूर लगा, लेकिन उसने मन ही मन कहा, जिस इंसान को बचाने के बाद भी धन्यवाद न मिले, उससे शिकायत कैसी। वह चुपचाप घर लौट आया। माँ ने उसके जख्म देखे तो रो पड़ी, लेकिन दक्ष ने झूठ बोल दिया कि रास्ते में गिर गया था। वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ किसी और के व्यवहार की वजह से दुखी हो। कुछ दिनों बाद शगुन के पिता पर अचानक बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया। जिन लोगों को वे अपना सबसे बड़ा दोस्त समझते थे, वही लोग उनसे मुंह मोड़ गए। घर में चिंता का माहौल था। तभी एक लालची रिश्तेदार ने सलाह दी, अगर शगुन की शादी किसी सीधे साधे गरीब लड़के से कर दो जो दहेज भी न मांगे, तो बाकी पैसे बच जाएंगे। यह बात सुनकर शगुन आग बबूला हो गई, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसके पिता के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। गांव के बुजुर्गों ने दक्ष का नाम सुझाया। सब जानते थे कि वह गरीब जरूर है, लेकिन ईमानदार और संस्कारी है। जब यह रिश्ता दक्ष के घर पहुंचा, तो उसकी माँ हैरान रह गई। उन्होंने कहा, बेटा, इतना बड़ा घराना हमारे यहाँ रिश्ता क्यों भेजेगा? दक्ष ने शांत स्वर में जवाब दिया, माँ, शायद भगवान हमारे धैर्य की परीक्षा खत्म करना चाहते हैं। उधर शगुन ने साफ शब्दों में कह दिया, मैं उस गरीब लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी। उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने से अच्छा है मैं अकेली रह लूं। लेकिन अपने पिता की झुकी हुई नजरों और टूटे हुए चेहरे को देखकर वह मजबूर हो गई।
उसने शादी के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन उसी पल अपने दिल में एक कसम भी खा ली, मैं इस शादी को कभी दिल से स्वीकार नहीं करूंगी। शादी का दिन आ गया। पूरे गांव की नजरें इस अनोखी शादी पर थी। मंडप में बैठा दक्ष भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु, अगर शगुन कभी मुझे अपना ना भी सके तो भी मुझे इतनी ताकत देना कि मैं उसे कभी दुख न दूं। वहीं शगुन ने फेरे लेते समय एक बार भी दक्ष की तरफ नहीं देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, सिर्फ मजबूरी थी। लेकिन उसी रात शादी खत्म होने के कुछ घंटे बाद दक्ष के मोबाइल पर एक ऐसा फोन आया जिसे सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपते हाथों से सिर्फ इतना कहा, क्या इतने सालों बाद आखिर सच सामने आ ही गया, मैं सुबह तक पहुंच रहा हूँ। दक्ष ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने फोन जेब में रखा, शगुन की तरफ एक नजर देखा और मन ही मन कहा, अब शायद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। सुबह होने से पहले ही दक्ष चुपचाप घर से निकल गया। रात भर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वही फोन कॉल उसके कानों में गूंज रही थी। बस स्टैंड पहुंचकर उसने पहली बस शहर की पकड़ ली। रास्ते भर उसकी मुट्ठियां भींची रही। इतने वर्षों से जिस सच को उसने अपने सीने में दफन रखा था, आज वह सच खुद उसे पुकार रहा था। दूसरी तरफ शगुन जब उठी और उसे घर में दक्ष दिखाई नहीं दिया तो उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसने अपनी माँ से कहा, अभी एक ही रात हुई है और आपके दामाद जिम्मेदारी छोड़कर भाग गए। ऐसे ही लोगों को गरीब नहीं निकम्मा कहते हैं। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। दोपहर तक दक्ष वापस लौटा। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और चेहरे पर पहले से ज्यादा खामोशी। शगुन ने उसे देखते ही सबके सामने ताना मारा, कहाँ चले गए थे? कहीं मजदूरी करने या किसी से उधार मांगने? दक्ष ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसने बस इतना कहा, जरूरी काम था। शगुन हंस पड़ी, तुम्हारे जैसे लोगों को कौन से जरूरी काम होते हैं? रिश्तेदार भी उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। उस दिन पहली बार दक्ष की माँ ने बेटे की आंखों में ऐसा दर्द देखा जिसे वह चाहकर भी छिपा नहीं पा रहा था। शादी के कुछ दिन बाद शगुन ससुराल आ गई। मिट्टी का छोटा सा घर, पुराना आंगन, टूटी चारपाई और रसोई में मुश्किल से कुछ बर्तन देखकर उसका चेहरा उतर गया। उसने गुस्से में कहा, क्या इसी जगह मुझे पूरी जिंदगी रहना होगा? दक्ष ने शांत स्वर में कहा, घर छोटा है शगुन, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी प्यार की कमी महसूस न हो। शगुन ने तुरंत जवाब दिया, मुझे प्यार नहीं, पैसा चाहिए। प्यार से पेट नहीं भरता। उस दिन के बाद शगुन ने हर छोटी छोटी बात पर दक्ष को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अगर वह सब्जी लेकर आता तो कहती, इतनी सस्ती सब्जी, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी जैसी छोटी है। अगर वह माँ की दवा खरीद लाता तो बोलती, अपनी माँ पर इतना खर्च करने से अच्छा होता कुछ कमाने का तरीका ढूंढते। दक्ष हर बार चुप रह जाता। उसे लगता था कि शायद एक दिन शगुन उसके दिल को समझ जाएगी। कुछ ही दिनों बाद शगुन के पिता ने अपनी बेटी और दामाद को शहर में एक बड़े पारिवारिक समारोह में बुलाया। वहां शहर के बड़े बड़े व्यापारी, अधिकारी और रिश्तेदार मौजूद थे। शगुन ने दक्ष से साफ कह दिया, मेरे साथ चलना है तो अच्छे कपड़े पहन लेना, मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए। दक्ष ने अपनी अलमारी खोली। उसमें बस एक पुरानी लेकिन साफ इस्त्री की हुई सफेद शर्ट थी। वही पहनकर वह शगुन के साथ चल पड़ा। समारोह में पहुंचते ही लोग शगुन की तारीफ करने लगे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर दक्ष पर गई, कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, यही है शगुन का पति, लगता तो किसी मजदूर जैसा है। किसी ने हंसते हुए कहा, इतने बड़े घर की बेटी की शादी इससे कैसे हो गई?
शगुन ने सब कुछ सुना, लेकिन उसने अपने पति का साथ देने के बजाय खुद भी उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने सबके सामने कहा, क्या करूं, किस्मत खराब थी, वरना मैंने ऐसे इंसान के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। दक्ष के दिल पर हर शब्द तीर की तरह लग रहा था। वह चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक 7-8 साल की छोटी बच्ची दौड़ते हुए आई। उसके हाथ से जूस का गिलास गिर गया और कांच के टुकड़े उसके पैरों के पास फैल गए। लोग पीछे हट गए, लेकिन दक्ष बिना सोचे दौड़ा और बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया ताकि उसके पैर में कांच ना चुभ जाए। बच्ची रो रही थी। दक्ष ने उसे प्यार से चुप कराया। यह सब देखकर बच्ची की माँ की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, आज अगर आपने मेरी बेटी को नहीं बचाया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। यह दृश्य देखकर कुछ लोगों की सोच बदलने लगी, लेकिन शगुन का घमंड अभी भी वैसा ही था। उसने ताने भरे स्वर में कहा, दुनिया बचाने से पहले अपनी हालात तो सुधार लो। उसी समय दक्ष की जेब में रखा मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन देखी तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। वह तुरंत बाहर चला गया। फोन के दूसरी तरफ वही रहस्यमयी आवाज थी, सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है। अगर आप इस बार भी नहीं आए तो कंपनी गलत हाथों में चली जाएगी। दक्ष ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जल्द पहुंच रहा हूं, अब बहुत हो चुका। उसने फोन काट दिया। अगले दिन सुबह दक्ष बिना किसी को बताए शहर के लिए निकल गया। शगुन ने उसे जाते हुए देखा तो ताना मारते हुए बोली, लगता है फिर किसी से उधार मांगने जा रहे हो। आखिर कब तक दूसरों के सहारे जियोगे? दक्ष एक पल के लिए रुका। उसने शगुन की ओर देखा, लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं बोला। वह सिर्फ इतना कहकर चला गया, शाम तक लौट आऊंगा। करीब 3 घंटे बाद शहर के सबसे बड़े बिजनेस एरिया में एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार से उतरते ही वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड एकदम सावधान होकर खड़े हो गए। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने झुककर कहा, वेलकम सर, सभी डायरेक्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। दक्ष ने हल्की सी मुस्कान दी और सीधे बोर्ड रूम की ओर बढ़ गया। उसके साधारण कपड़ों को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि यही उस विशाल कंपनी का असली मालिक है। बोर्ड रूम का दरवाजा खुलते ही अंदर बैठे सभी लोग अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। एक बुजुर्ग व्यक्ति भावुक होकर बोले, सर, हमें विश्वास था कि एक दिन आप जरूर लौटेंगे। आपके पिताजी ने जाते जाते सिर्फ एक ही बात कही थी, जब तक दक्ष खुद तैयार ना हो जाए उसे उसकी असली पहचान मत बताना। यह सुनकर दक्ष की आंखें नम हो गई। उसे अपने पिता का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया। दक्ष के पिता देवेंद्र सिंह देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक के मालिक थे, लेकिन वर्षों पहले एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उस समय दक्ष सिर्फ 17 साल का था। पिता के सबसे भरोसेमंद दोस्त, वकील और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे दुनिया की लालच भरी नजरों से बचाने के लिए उसकी पहचान छिपा दी थी। उन्होंने उसे गांव में उसकी मां के साथ सादगी से रहने दिया ताकि वह पहले इंसानियत सीखे, फिर दौलत संभाले। यही कारण था कि गांव में किसी को उसकी असली पहचान का पता नहीं था। मीटिंग खत्म होते ही कंपनी के मुख्य सलाहकार ने एक फाइल उसके सामने रखी। सर, पिछले कुछ महीनों से कंपनी को हथियाने की कोशिश हो रही है। अगर आपने अब जिम्मेदारी नहीं संभाली तो आपके पिता का सपना टूट जाएगा। दक्ष ने फाइल बंद की और शांत स्वर में कहा, आज से मैं कंपनी की पूरी जिम्मेदारी संभालूंगा, लेकिन एक शर्त है,
मेरी पहचान अभी किसी भी मीडिया या बाहरी व्यक्ति तक नहीं पहुंचना चाहिए। सही समय आने पर सच मैं खुद बताऊंगा। उधर गांव में शगुन का व्यवहार और भी कठोर होता जा रहा था। उसने अपनी सहेलियों को घर बुलाया। सभी ने मिट्टी का घर देखा तो हंसी उड़ाने लगी। शगुन ने भी उनके सामने दक्ष का मजाक बनाते हुए कहा, मेरे पति की सबसे बड़ी कमाई ईमानदारी है, लेकिन उससे न तो एसी चलता है और न ही बैंक बैलेंस बढ़ता है। सहेलियां हंसने लगी। उसी समय दक्ष की माँ चाय लेकर आई। उनके कांपते हाथों से एक कप नीचे गिर गया। शगुन ने गुस्से में कहा, इतनी सी चाय भी नहीं संभलती? पता नहीं मैं किस घर में आ गई हूँ। दक्ष की माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप टूटे हुए कप के टुकड़े उठाने लगी। शाम को जब दक्ष घर लौटा तो उसने माँ की सूजी हुई आंखें देख ली। बहुत पूछने पर भी माँ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने धीरे से पूरी बात बता दी। दक्ष का दिल टूट गया। वह पहली बार भीतर से बिखर गया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मेरी वजह से आपको कभी रोना नहीं चाहिए था। माँ मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा, रिश्ते गुस्से से नहीं, धैर्य से जीते जाते हैं। एक दिन शगुन तुम्हारे दिल को जरूर समझेगी। दक्ष ने सिर झुका लिया, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि अब वह अपनी पहचान का इस्तेमाल घमंड दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार का सम्मान वापस दिलाने के लिए करेगा। उसी रात कंपनी के मुख्य सलाहकार का फिर फोन आया। उन्होंने कहा, सर, परसों हमारी कंपनी की 25वीं वर्षगांठ का भव्य समारोह है। देश के बड़े उद्योगपति, मंत्री और मीडिया वहां मौजूद रहेंगे। इस बार आपको मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर आना ही होगा। अब सच छिपाना संभव नहीं है। दक्ष कुछ पल चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब समय आ गया है। फोन रखते ही उसने सोती हुई शगुन की ओर देखा और मन ही मन कहा, काश तुमने मुझे मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे दिल से पहचाना होता। अब जो सच सामने आएगा वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बहुत से लोगों की सोच बदल देगा। अगली सुबह दक्ष ने अलमारी से अपनी वही पुरानी सफेद शर्ट निकाली और उसे बड़े प्यार से पहन लिया। उसे देखकर शगुन जोर से हंस पड़ी। उसने ताने भरे स्वर में कहा, तुम्हारे पास यही एक शर्ट है क्या? लोग कपड़े बदलते हैं और तुम किस्मत बदलने के सपने देखते हो। दक्ष ने शांत आवाज में कहा, कपड़ों से इंसान की कीमत नहीं होती शगुन। शगुन ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया दिल नहीं, बैंक बैलेंस देखती है। इतने में दक्ष का फोन बजा। दूसरी तरफ कंपनी के मुख्य सलाहकार थे। उन्होंने कहा, सर, हमने आपके लिए कार भेज दी है। मीडिया भी पहुंच चुका है। अब देर मत कीजिए। दक्ष ने धीमे स्वर में कहा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन याद रहे, जब तक मैं मंच पर ना पहुंचूं, कोई मेरी पहचान नहीं बताएगा। फोन रखते ही उसने बाहर खड़ी लग्जरी कार को घर से कुछ दूरी पर रुकने का इशारा कर दिया, ताकि गांव में किसी को शक ना हो। उधर उसी दिन शगुन के पिता के घर भी एक खास निमंत्रण पहुंचा। शहर की सबसे बड़ी कंपनी की 25वीं वर्षगांठ का निमंत्रण था। पूरे परिवार को बुलाया गया था। शगुन खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत महंगी साड़ी पहनी, गहने पहने और तैयार होकर बोली, आज बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। कम से कम वहां जाकर किसी को यह मत बताना कि तुम मेरे पति हो। मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। दक्ष ने उसकी बात सुनकर सिर्फ मुस्कुराया और बोला, जैसे तुम्हारी इच्छा। दोनों अलग अलग निकल पड़े। शगुन अपने पिता की कार से समारोह पहुंची, जबकि दक्ष थोड़ी देर बाद पिछले प्रवेश द्वार से अंदर गया। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। देश के नामी उद्योगपति, अधिकारी और मीडिया के कैमरे हर तरफ लगे थे।
मंच के सामने एक बड़ी कुर्सी खाली थी जिस पर लिखा था चेयरमैन एंड ओनर। शगुन ने वह कुर्सी देखी और अपने पिता से बोली, काश मेरी शादी ऐसे किसी आदमी से हुई होती, मेरी जिंदगी ही बदल जाती। इतने में उसकी नज़र दूर खड़े दक्ष पर पड़ी। वह साधारण कपड़ों में एक कर्मचारी से बात कर रहा था। शगुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह तेजी से उसके पास गई और सबके सामने ऊंची आवाज में बोली, तुम यहाँ भी आ गए? किसने बुलाया तुम्हें? सिक्योरिटी, इन्हें बाहर निकालिए। ऐसे लोग बड़े लोग की पार्टियों में अच्छे नहीं लगते। आसपास खड़े कई लोग उनकी तरफ देखने लगे। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ हैरान थे, लेकिन दक्ष ने सिर झुकाकर सिर्फ इतना कहा, बस 5 मिनट और रुक जाओ शगुन, उसके बाद मैं खुद चला जाऊंगा। शगुन ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारे 5 मिनट की कीमत भी नहीं है। तभी पूरे हॉल की लाइटें हल्की हो गई। मंच पर एंकर आया और उसने मुस्कुराते हुए घोषणा की, देवियों और सज्जनों, जिस पल का आप सभी इंतजार कर रहे थे वह आ गया है। आज कई वर्षों बाद हमारी कंपनी के असली मालिक और चेयरमैन पहली बार सार्वजनिक रूप से हमारे बीच आने वाले हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। शगुन उत्सुकता से मंच की ओर देखने लगी। उसे लगा कि अभी कोई बेहद अमीर सूट बूट पहने उद्योगपति आएगा, लेकिन तभी मंच के पीछे से एक आवाज आई, मिस्टर दक्ष देवेंद्र सिंह, कृपया मंच पर पधारिए। यह नाम सुनते ही शगुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और दक्ष शांत कदमों से मंच की ओर बढ़ रहा था। मिस्टर दक्ष देवेंद्र सिंह, कृपया मंच पर पधारिए। यह नाम जैसे ही पूरे हॉल में गूंजा, शगुन के हाथों से उसका पर्स नीचे गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखों से देखा कि वही साधारण कपड़े पहने उसका पति दक्ष पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच की ओर बढ़ रहा है। हॉल में बैठे सैकड़ों लोग खड़े होकर जोरदार तालियां बजाने लगे। कंपनी के सभी डायरेक्टर एक एक करके उसके पास आए और सम्मान से झुककर उसका स्वागत करने लगे। शगुन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सपना है या हकीकत। मुख्य सलाहकार ने मंच पर माइक संभालते हुए कहा, दोस्तों, आज मैं आपको उस इंसान से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने करोड़ों की दौलत होने के बावजूद सादगी का रास्ता चुना, जिसने कभी अपनी पहचान का घमंड नहीं किया, जिसने अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कई साल तक एक आम इंसान की तरह जीवन जिया। यही है हमारी कंपनी के चेयरमैन और संस्थापक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह जी के इकलौते बेटे श्री दक्ष देवेंद्र सिंह। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगी। पत्रकारों की भीड़ मंच के सामने जमा हो गई। शगुन के पिता की आंखें हैरानी से फैल गई। उनके होंठ कांप रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस युवक को उन्होंने मजबूरी में गरीब समझकर अपनी बेटी का पति बनाया था, वही देश की इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। दक्ष ने माइक अपने हाथ में लिया। कुछ पल तक वह चुप रहा। उसकी नजर सीधे शगुन पर पड़ी। शगुन शर्म से सिर झुकाकर खड़ी थी। दक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बड़ा उसका व्यवहार बनाता है। मैंने गरीबी में रहकर सीखा कि भूखे पेट सोना उतना तकलीफ नहीं देता जितना अपने अपनों के अपमान का दर्द देता है। पिछले 1 साल में मैंने बहुत कुछ सहा, लेकिन मैंने कभी किसी से नफरत नहीं की, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। दक्ष आगे बोला, आज अगर मैं चाहता
तो शादी के पहले दिन ही अपनी पहचान बता सकता था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि लोग मुझे मेरे नाम और पैसे से चाहते हैं या मेरे स्वभाव से। आज मुझे उसका जवाब मिल गया। शगुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक एक पल याद आने लगा। वह दिन जब उसने दक्ष के फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया था, वह दिन जब उसने सबके सामने उसका अपमान किया था, और वह पल जब उसने कहा था कि उसे ऐसे पति पर शर्म आती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद शगुन कांपते कदमों से दक्ष के पास पहुंची। उसकी आंखें लाल थी। उसने रोते हुए कहा, दक्ष, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मैं हमेशा तुम्हारे कपड़ों और तुम्हारी सादगी को देखकर तुम्हें आंकती रही। दक्ष कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने शांत स्वर में कहा, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलती है शगुन। टूटे हुए कांच को जोड़ा जा सकता है, लेकिन उस पर पड़ी दरार हमेशा दिखाई देती है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। शगुन वहीं खड़ी रह गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना अपने ही हाथों से ठुकरा दिया था। उसी रात दक्ष के मोबाइल पर एक और फोन आया। दूसरी तरफ कंपनी के सुरक्षा प्रमुख की घबराई हुई आवाज थी, सर, कंपनी के अंदर कोई अपना ही आपके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। अगर हमने उसे समय रहते नहीं रोका तो आपकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। दक्ष का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। उस रात सुरक्षा प्रमुख का फोन आने के बाद दक्ष की आंखों से नींद गायब हो गई। वह देर तक अपने ऑफिस की खिड़की के सामने खड़ा शहर की चमकती रोशनी को देखता रहा। बाहर करोड़ों की दुनिया थी, लेकिन उसके भीतर अब भी वही गांव का सीधा साधा लड़का जिंदा था, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। उसने धीरे से अपनी माँ की तस्वीर उठाई और मन ही मन कहा, माँ, अब तक मैंने रिश्तों को बचाया है, लेकिन अब मुझे पापा के सपनों को भी बचाना होगा। अगली सुबह कंपनी के मुख्यालय में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। सुरक्षा प्रमुख ने कुछ फाइलें और सीसीटीवी फुटेज दक्ष के सामने रख दी। फुटेज देखकर दक्ष की आंखें सिकुड़ गई। कंपनी का एक ही वरिष्ठ अधिकारी विक्रम मल्होत्रा विदेशी निवेशकों के साथ मिलकर कंपनी के गोपनीय दस्तावेज बेच रहा था। यही नहीं, उसने कंपनी पर कब्जा करने के लिए कई कर्मचारियों को भी खरीद लिया था। सुरक्षा प्रमुख बोला, सर, हमें डर है कि अब वे लोग आप पर भी हमला कर सकते हैं। दक्ष ने शांत स्वर में कहा, जो इंसान सच के साथ चलता है उसे मौत से नहीं, अपने जमीर से डरना चाहिए। लेकिन अब किसी भी निर्दोष कर्मचारी का नुकसान नहीं होना चाहिए। उधर शगुन की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। घर लौटने के बाद उसने पहली बार उस मिट्टी के घर को गौर से देखा, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझती थी। उसे याद आया कि इसी घर में दक्ष की माँ ने उसे बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की थी और उसने हर बार उन्हें अपमानित किया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह धीरे धीरे रसोई में गई और अपनी सास के पैरों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। दक्ष की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गलती सबसे होती है, पर बड़ा इंसान वह होता है जो अपनी गलती मान ले। अगर तुम्हारे मन में सचमुच पछतावा है तो भगवान भी तुम्हें माफ कर देंगे। शगुन और जोर जोर से रो पड़ी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि रिश्ते पैसे से नहीं, प्यार और सम्मान से बनते हैं। इसी बीच शहर में विक्रम मल्होत्रा ने अपनी आखिरी चाल चल दी। उसने मीडिया में झूठी खबरें फैलानी शुरू कर दी कि दक्ष ने कंपनी की संपत्ति हड़प ली है।
सोशल मीडिया पर भी उसके खिलाफ अफवाहें फैलने लगी। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर गिरने लगे। कई निवेशकों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। कंपनी के डायरेक्टर घबरा गए, लेकिन दक्ष ने सबको शांत करते हुए कहा, झूठ तेज दौड़ता है, लेकिन सच मंजिल तक जरूर पहुंचता है। 2 दिन बाद कंपनी की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। देश भर के पत्रकार वहां मौजूद थे। विक्रम को पूरा विश्वास था कि आज दक्ष बदनाम होकर हमेशा के लिए हार जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, विशाल स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि विक्रम ही कंपनी के दस्तावेज बेच रहा था और विदेशी एजेंटों से पैसे ले रहा था। पूरा हॉल सन्न रह गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे सबके सामने गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते वह गुस्से से चिल्लाया, दक्ष, आज तुम जीत गए, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारा परिवार है। विक्रम की यह बात सुनते ही दक्ष का चेहरा बदल गया। उसके मन में अचानक सगुन और अपनी माँ का ख्याल आया। उसी समय उसका मोबाइल बजा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ सगुन की कांपती हुई आवाज आई, दक्ष, कोई मुझे जबरदस्ती कार में बैठा कर ले जा रहा है, मुझे बचा लो। फोन अचानक कट गया। दक्ष के हाथ से मोबाइल लगभग छूट गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। बिना एक पल गंवाए वह अपनी कार की ओर दौड़ा। उसे अब समझ आ चुका था, यह लड़ाई सिर्फ कंपनी की नहीं थी, अब बात उसके परिवार की थी। उसने बिना एक पल गंवाए कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से शहर के बाहरी इलाके की ओर निकल पड़ा। दूसरी तरफ सगुन की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे। उसे एक पुराने सुनसान गोदाम में लाकर कुर्सी से बांध दिया गया था। सामने विक्रम मल्होत्रा खड़ा था। उसके चेहरे पर हार का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम हंसते हुए बोला, दक्ष ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं उसकी जिंदगी का सबसे कीमती रिश्ता उससे छीन लूंगा। सगुन रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, अगर बदला लेना है तो मुझसे नहीं, दक्ष से लो। विक्रम जोर से हंसा, यही तो कर रहा हूँ। जिस इंसान ने तुम्हारे लिए हर अपमान सह लिया, आज उसी की सबसे बड़ी कमजोरी तुम बन चुकी हो। उधर दक्ष ने अपने मोबाइल की लोकेशन ट्रैकिंग चालू कर दी। सुरक्षा प्रमुख और पुलिस की टीम भी उसके साथ थी, लेकिन दक्ष ने कहा, जब तक मैं अंदर ना पहुंच जाऊं, कोई गोली नहीं चलाएगा। मुझे मेरी पत्नी सही सलामत चाहिए। कुछ ही देर बाद सभी लोग उस पुराने गोदाम के बाहर पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था। बारिश शुरू हो चुकी थी। बिजली की तेज गड़गड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। दक्ष अकेला अंदर चला गया। गोदाम का बड़ा दरवाजा खुलते ही विक्रम मुस्कुराया, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। दक्ष ने शांत स्वर में कहा, सगुन को छोड़ दो, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। विक्रम ने गुस्से से कहा, आज तुम दोनों में से कोई एक ही यहाँ से जिंदा जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी बंदूक दक्ष की तरफ तान दी। सगुन चीख उठी, नहीं दक्ष, भाग जाओ, मेरी वजह से अपनी जान मत जोखिम में डालो। दक्ष की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सगुन की ओर देखकर कहा, जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे, उसी दिन वचन दिया था कि हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। पति अपनी पत्नी को छोड़कर नहीं भागता। सगुन फूट फूट कर रोने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने इसी इंसान का हर दिन अपमान किया था और आज वही इंसान अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाने आया था। उसी समय विक्रम ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चलने की आवाज पूरे गोदाम में गूंज उठी, लेकिन अगले ही पल दक्ष ने दौड़कर सगुन को धक्का देकर बचा लिया।
गोली सीधे दक्ष के कंधे में जाकर लगी। खून तेजी से बहने लगा। शगुन की चीख निकल गई। दक्ष! वह रस्सियों से छूटते ही उसके पास दौड़ी और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। मैंने तुम्हारे प्यार की जगह तुम्हारे कपड़े देखे, तुम्हारा दिल नहीं देखा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दक्ष दर्द में भी हल्का सा मुस्कुराया। उसने कांपते हुए हाथ से शगुन के आंसू पोंछे और कहा, शगुन, मुझे तुमसे कभी नफरत नहीं हुई। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब तुम मुझे मेरे दिल से पहचानोगी। इतने में पुलिस अंदर घुस आई। विक्रम भागने लगा, लेकिन इस बार वह बच नहीं पाया। पुलिस ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। एम्बुलेंस तुरंत पहुंची। दक्ष को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। शगुन उसका हाथ पकड़े लगातार रो रही थी। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हुआ और बाहर लाल रंग की लाइट जल उठी। डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, गोली ने बहुत खून बहा दिया है। अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही शगुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अस्पताल के फर्श पर बैठ गई और हाथ जोड़कर भगवान से पहली बार सिर्फ एक ही प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पति को बचा लीजिए। मैं सारी जिंदगी उनके साथ रहना चाहती हूँ। बस उन्हें मुझसे दूर मत कीजिए। शगुन दोनों हाथ जोड़े भगवान के सामने फूट फूट कर रोने लगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रात जैसे थम गई थी। शगुन दोनों हाथ जोड़कर भगवान के सामने बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार उसके कानों में अपनी ही कही हुई बातें गूंज रही थी। तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मुझे तुम जैसे गरीब पति पर शर्म आती है। आज वही शब्द उसके दिल को नुकीले कांटों की तरह चुभो रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने जिस इंसान का सबसे ज्यादा अपमान किया, उसी ने बिना एक पल सोचे अपनी जान उसके लिए दांव पर लगा दी। दक्ष की माँ भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। उन्होंने शगुन को रोते हुए देखा तो उसके पास बैठ गई। शगुन उसके पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोते हुए बोली, माँ, मैं इस घर की बहू कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैंने आपका भी दिल दुखाया और दक्ष का भी। अगर आज उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। दक्ष की माँ ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, भगवान देर करते हैं, अंधेरे नहीं। सच्चा पश्चाताप इंसान को बदल देता है। मुझे यकीन है मेरा बेटा वापस आएगा। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। कुछ पल के लिए सबकी सांसें रुक गई। फिर डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, ऑपरेशन सफल रहा। अब खतरा टल चुका है। मरीज को होश आने में थोड़ा समय लगेगा। यह सुनते ही शगुन की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने भगवान का धन्यवाद किया और पहली बार मन से महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी दौलत न महल है, न पैसा, बल्कि उसका पति दक्ष है। 2 दिन बाद दक्ष को होश आया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सामने शगुन बैठी थी। उसके चेहरे पर कई रातों की जागी हुई थकान साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही दक्ष ने आंखें खोली, शगुन रोते हुए उसका हाथ पकड़कर बोली, दक्ष, अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं थी। मैंने तुम्हें हमेशा पैसों से तौला, जबकि तुम हर बार मुझे अपने दिल से चाहते रहे। आज मुझे समझ में आ गया कि इंसान की असली अमीरी उसके संस्कार होते हैं, बैंक बैलेंस नहीं। दक्ष ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, शगुन, अगर मैं तुम्हें माफ ना करता
तो उस दिन तुम्हें बचाने ही क्यों आता। रिश्ते जीतने के लिए अहंकार नहीं, प्यार चाहिए। शगुन उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता सच में जन्मा। कुछ महीनों बाद दक्ष ने कंपनी की कमान पूरी तरह संभाल ली, लेकिन उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी कंपनी के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई, विधवाओं की सहायता और गांवों में अस्पताल बनवाने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने गांव में अपनी माँ के नाम से एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, ताकि किसी गरीब को इलाज या शिक्षा के लिए कभी दर दर न भटकना पड़े। शगुन भी पूरी तरह बदल चुकी थी। जो लड़की कभी गरीबों को अपने पास खड़ा होने लायक नहीं समझती थी, वही अब हर सप्ताह अस्पताल और अनाथालय जाकर लोगों की सेवा करती थी। वह अक्सर लड़कियों से कहती, कभी किसी इंसान की कीमत उसके कपड़ों या पैसों से मत लगाना। मैंने यही गलती की थी और लगभग अपनी पूरी जिंदगी खो दी थी। 1 वर्ष बाद दक्ष और शगुन की शादी की पहली सालगिरह थी। उसी मंदिर में जहां कभी शगुन ने दक्ष का अपमान किया था, दोनों ने फिर से भगवान के सामने दीप जलाया। शगुन ने सबके सामने दक्ष का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे अपने पति पर नहीं, अपने जीवन पर गर्व है। मैंने एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे अमीर दिल पाया है। दक्ष मुस्कुराया और बोला, दौलत घर बना सकती है, लेकिन प्यार ही उसे परिवार बनाता है। मंदिर में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। दक्ष की मां ने दोनों को गले लगा लिया। मंदिर की घंटियां बज उठी और ऐसा लगा जैसे भगवान भी इस नए रिश्ते को अपना आशीर्वाद दे रहे हो। उस दिन शगुन ने अपने पति से एक वादा किया, अब जीवन में चाहे कितनी भी दौलत आ जाए, मैं कभी किसी इंसान को उसकी गरीबी से नहीं आंकूंगी। दक्ष ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों साथ साथ मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगे। इस बार उनके बीच ना अहंकार था, ना दूरी, सिर्फ विश्वास, सम्मान और सच्चा प्रेम था। दोस्तों, इंसान की पहचान उसके कपड़ों, पैसों या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संस्कार और दिल से होती है। जो लोग केवल दौलत देखकर रिश्ते बनाते हैं, वे अक्सर जीवन की सबसे बड़ी दौलत, सच्चे प्रेम और सम्मान को खो देते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।